दोस्तों, एक्सपो क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो चलिए, आज हम आपके सामने लेके आए हैं सीटेट का हिंदी का प्रैक्टिस सेट, ठीक है? आज हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। चलिए, ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट है और इसमें 30 प्रश्न हैं। ये आए हुए प्रश्न हैं जो कि पीछे एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है? चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है। पहला प्रश्न है, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? ये है कि बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, ठीक है? ये सबसे के बच्चे के लिए एक शिक्षक के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि बच्चों को बोलने का, अपने भाषा का प्रयोग करने का अवसर उपलब्ध कराना चाहिए, ठीक है? अब इसमें देखते हैं इसकी व्याख्या क्या दे रखी है। एक भाषा शिक्षक के लिए यह ज़रूरी है कि वह अपने बच्चे को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराए ताकि भाषा संबंधी उसकी पकड़ मजबूत हो सके और उसमें भाषागत, ठीक है, बोधगम्यता बढ़े, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? चलिए देखिए, भाषा की भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है? क्या अपेक्षा करता है ये हमें बताना है। क्या करता है वो अपेक्षा? ये करता है कि बच्चे जो हम सवाल पूछ रहे हैं बच्चे से वो बंदे बताए उत्तर ना दें, ठीक है? तो क्या होगा इसका सी ऑप्शन के बच्चे सवालों सवालों के बंदे बताए जवाब न दें, ठीक है? ये देखिए, इसका व्याख्या देख लेते हैं। भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से यह अपेक्षा करता है कि उनसे उनसे या बच्चों से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो अक्षरांश या बंदे बधाए न देकर उत्तर, मतलब उससे संबंधित उत्तर न देकर अपितु स्वयं मौलिकता का उत्तर दें, यानी कि अपनी स्वयं अपने आप उसका उत्तर दें, ठीक है? चलिए, भाषा स्वयं में है क्या है? भाषा स्वयं में क्या है? भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ठीक है? ये है एक ऑप्शन, ठीक है? अब इसमें देखते हैं, भाषा का जहाँ तक प्रश्न है, यह स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है जो अपने व्याकरण के दायरे में आबद्ध रहकर गतिमान होती है, ठीक है? ध्यातव्य हो कि वह संप्रेषण का भी साधन है, यानी कि हम अगर आपस में बातचीत कर रहे हैं, ये भी एक भाषा का ही एक साधन है, ठीक है? भाषा का प्रयोग क्या है? भाषा का प्रयोग ये है जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, ठीक है? इसका बी ऑप्शन ठीक है। अब इसका देख लेते हैं, थोड़ा से ऊपर करते हैं। चलिए देखिए, भाषा का दृष्टिकोण एकांकी ही नहीं होता बल्कि यह जीवन के विभिन्न संदर्भों से जुड़ी हुई होती है। यह केवल पाठ्य पुस्तक या परीक्षा अथवा मुद्रण सामग्री से भी संबंध नहीं होती, ठीक है? तो इसका क्या हो गया? जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, ठीक है? भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। चलिए, बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि क्या है? यह है कि बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए, ठीक है? ना कि उसे ये कि बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध करा जाए, ये भी गलत है। या फिर ये होना चाहिए कि बच्चे को, ये देखिए, बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध करा जाए, ये भी सही गलत है, ये भी गलत है।
बच्चों को बिल्कुल भी भाषा न पढ़ाई जाए, ये भी गलत है। तो क्या हो गया? डी ऑप्शन ठीक है इसमें, ठीक है? डी ऑप्शन ठीक हो गया इसमें। चलिए आगे चलते हैं। भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है, क्या है? ये बताना है। ये है कि दूसरों की बात समझना सीखना, ये गलत है, ठीक है? अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, ये भी गलत है। विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसी विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग सही तरीके से प्रयोग करना चाहिए। अपनी बात कहना सीखना, ये भी गलत है, ठीक है? भाषा इसकी व्याख्या देखते हैं। भाषा के सीखने अथवा सिखाने के पीछे निहित उद्देश्य यह होता है कि विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है? भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। भाषा अर्जन में क्या महत्वपूर्ण है? भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है कि ये देखिए, भाषा भाषा का शिक्षक, ये गलत है। भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, बिल्कुल ठीक है ये। भाषा का व्याकरण, ये भी गलत है। भाषा ये है पाठ्य पुस्तक, ये भी गलत है। तो भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, ये ठीक है, ठीक है? इसका ये देख लेते हैं। भाषा अर्जन के पीछे निहित उद्देश्य यह होना चाहिए कि भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग किया जा सके एवं साथ ही साथ भाषागत व्यापक पकड़ होनी चाहिए, ठीक है? बी ऑप्शन ठीक है इसका। अब ये देखते हैं। बच्चों की भाषा संबंधित क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा करना डॉट 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 से संभव है। किस चीज़ से संभव है? ये है पोर्टफोलियो से, ठीक है? पोर्टफोलियो से संबंधित है ये, कि इसमें बच्चे का लेखा जोखा रखा जाता है। तो वो एक फाइल होती है जिसमें बच्चे का लेखा जोखा रखा जाता है, ठीक है? इसका बी ऑप्शन ठीक हो गया। भाषा की पाठ्य पुस्तकें क्या हैं? भाषा की पाठ्य पुस्तकें क्या हैं? साध्य है, भाषा सीखने का एकमात्र संसाधन है, या अध्याय अभ्यास परक की ही होनी चाहिए। अभ्यास परक ही होनी चाहिए, भी गलत है। ये एक साधन है। क्या है ये एक साधन है, ठीक है? डी ऑप्शन ठीक है इसका। इसकी व्याख्या देखते हैं। भाषा की पाठ्य पुस्तकें साध्य नहीं है, अपितु यह एक साधन है जिसके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। यह कहा जाए कि ये पुस्तक एकमात्र संसाधन है, यह उचित नहीं है, ठीक है? तो क्या है? ये एक साधन है। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या करती हैं? साधक है, ठीक है? पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में एक साधक है। तो क्या हो गया इसका डी ऑप्शन ठीक है। क्या है इसका डी ऑप्शन ठीक है, ठीक है? चलिए अब इसका ये देख लेते हैं। ये देखिए, पत्र पत्रिकाओं, ये देखिए, पत्र पत्रिकाओं में भाषा का प्रयोग सामान्य से लेकर विशेष तक होता है। यह सहजता से लेकर साहित्यिकता तक भरा होता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में साधक होती हैं। तो क्या है इसका? डी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है क्या होता है? लिखित परीक्षा, या प्रश्नों के उत्तर देना, या श्रुतलेख, या यह प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। यह सी ऑप्शन ठीक है इसमें, कि पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। बच्चे को अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री को अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए बच्चे को, ठीक है? तो क्या हो गया इसका? सी ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना, क्या होता है ये सब? ये होता है भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन करने के तरीके हैं, ठीक है? ये इन सब में क्या किसी चीज के प्रश्न पूछना या प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, या किसी भी चीज़ का वर्णन करना, क्या होता है? ये सब भाषा
सीखने सिखाने का आकलन होता है। ठीक है, तो क्या हो गया इसका? इसका हो गया सी ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, बहुभाषिक एक बहु सांस्कृतिक कक्षा में क्या है? बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में क्या है ये? यह बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए कि ये देखते हैं, बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में क्या होता है? इसमें इसका है बी ऑप्शन ठीक है, क्योंकि बच्चे को मातृभाषा को समुचित सम्मान देना चाहिए। ठीक है, और स्थान देते हुए मानक भाषाओं से भी परिचित कराना चाहिए। मानक भाषाओं से भी बच्चे को परिचित कराना चाहिए। ठीक है, ये देखिए, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ऐसी कक्षा जहां अनेक भाषाओं, बहुभाषिक का मतलब होता है अनेक भाषाओं। ठीक है, ऐसी कक्षाएं जहां अनेक भाषाओं एवं अनेक संस्कृतियों के विषय में जानकारी दी जाती हो, वहां सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान देते हुए मानक भाषा से परिचित कराना चाहिए। तो क्या हो गया इसका? इसका बी ऑप्शन ठीक है। चलिए, भाषा के, ये देखिए, भाषा के व्याकरण की समझ को क्या कहा जाता है? भाषा के व्याकरण की समझ को कहा जाता है कि संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आका जाना चाहिए। ठीक है, ये डी ऑप्शन ठीक है। क्या है? संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आका जाना चाहिए। ठीक है, जहाँ तक इसका व्याख्या देख लेते हैं। जहाँ तक भाषा के व्याकरण की समझ का प्रश्न है, इसे महत्वपूर्ण संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आकलित करना चाहिए, न कि लघुत्तर वस्तुनिष्ठ संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से। तो क्या हो गया इसका? डी ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है ये बताना है। ये है कि भाषा की बेकारी, ये देखिए सी ऑप्शन ठीक है इसका। भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना, यानी कि भाषा की बारीकी को और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना, कि बच्चे के अंदर भाषा की बारीकियों को समझाना। ठीक है, और उसके जो सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता को जागृत करना या प्रोत्साहित करना। ठीक है, सी ऑप्शन ठीक हो गया। इसमें व्याख्या में देख लेते हैं। भाषा शिक्षण का उद्देश्य है कि भाषा की बारीकियों को समझना और सौंदर्य बोध में को सम्यक रूप से समझने की क्षमता का प्रोत्साहन करना। ठीक है, चलिए, ये देखिए, ये कविता दी गई है। ठीक है, और ये देखिए, ये कविता है। सुनता हूँ मैंने भी देखा काले बादल में रहती चांदनी सी रेखा, काले बादल जाति द्वेष से, काले बादल विश्व कलेश के, काले बादल उठते पथ पर नव स्वतंत्रता के प्रवेश के, सुनता आया हूँ ये देखा काले बादल में हंसती चांदनी सी रेखा। ठीक है, अब इसमें देख लें ये किसकी है? ये सुमित्रा नंदन पंत की है। चांदी की रेखा। ठीक है, चलिए, अब इसमें देखते हैं क्या इसके प्रश्न देख लेते हैं। काले बादल में रहती चांदी की रेखा। ठीक है, काले बादल में रहती चांदी की रेखा पंक्ति का भाव क्या है? ये बताना है क्या भाव है। ये है कि विपत्तियों के बीच आशा की किरणें दिखाई देती हैं। ठीक है, विपत्ति अगर कभी भी किसी पर भी कुछ भी विपत्ति पड़ जाए तो उसमें एक आशा की किरण दिखाई देती है। ठीक है, तो ये ए ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए,
काले काले बादल का प्रतीक है, काले बादल का क्या प्रतीक है? जातिगत क्या है? वैमनस्य, ठीक है, जातिगत वैमनस्य। देखिए, प्रस्तुत काव्यगत पंक्तियों में काले बादल जातिगत वैमनस्य में के प्रतीक के रूप में यहाँ दर्शाए गए न कि मानसून, तूफान एवं गर्मी के संदर्भ में, ठीक है, ए ऑप्शन ठीक है इसका। काले बादल में रहती चांदी की रेखा में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? ये है श्लेष अलंकार है, ठीक है, श्लेष अलंकार है। काले, अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। काले बादल में रहती चांदी की रेखा में श्लेष अलंकार निहित है। यहाँ पर श्लेष अलंकार का अर्थ है चिपका हुआ, और इस अलंकार में प्रयुक्त शब्द विशेष में कई अर्थ चिपके रहते हैं। दूसरे शब्दों में, जहाँ एक शब्द के प्रकरण में अपेक्षित अनेक अर्थ हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। यह दो प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं? भंग श्लेष और संभंग श्लेष, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, निम्न में से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा है ये बताना है। नहीं है, बादल का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, जलद माने बादल होता है, प्योदर माने बादल होता है, और घन माने बादल होता है, लेकिन जलज माने क्या होता है? जलज माने कमल होता है, ठीक है। तो बादल का पर्यायवाची जलज नहीं है, ठीक है। स्वतंत्रता का विलोम क्या है? स्वतंत्रता का विलोम है प्रतंत्र, ठीक है। चलिए, कवि क्या सुनने और देखने की बात कहता है? कवि क्या सुनने और देखने की बात कहता है? ये कहता है कि बादलों, ये कहता है आशा की किरणों को, ठीक है, आशा की किरणों को क्या सुनने की और देखने की बात कहता है कि हमें किस प्रस्तुत वाक्य में कवि आशा की किरणों को देखने एवं सुनने की बात करता है। कारण यह है कि आशा पर ही समग्र सृष्टि अवलंबित है और आशा ही जीवन है, ठीक है। तो क्या है इसका? बी ऑप्शन ठीक है। चलिए, ये गद्यांश दिया है, इसे मैं पढ़ूंगी नहीं, ये मैंने पहले ही पढ़ रखा है, तो इसके सिर्फ प्रश्न मैं बता देती हूँ। चलिए, ये है, ये एक तीर्थ यात्रा है और ये भीष्म साहनी की है, ठीक है। चलिए, तीर्थ यात्रा से लिया गया है ये गद्यांश। चलिए, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या इसमें ये वाला गद्यांश में ये प्रश्न क्या पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कि सामाजिक कार्य तथा शोध संसाधन का उद्देश्य क्या था, ये बताना है। ये है कि उन्हें स्वावलंबी अवय आत्मनिर्भर बनाना, ठीक है, बी ऑप्शन ठीक है इसका। कि सामाजिक कार्य तथा शोध संसाधन देखिए, सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान इनकी स्थापना का उद्देश्य था उन्हें स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाना, ठीक है। स्वावलंबी व्यक्ति कभी पराधीन नहीं होता, वह स्वयं अपना विकास करता है, वह अपने जीवन की नींव खुद तैयार करता है, ठीक है। चलिए, तो इसका बी ऑप्शन ठीक हो गया। लेखक का मानना था, क्या था? लेखक का मानना था कि आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी से कट कर या उसकी अवहेलना करके तरक्की नहीं की जा सकती, ठीक है। क्या है इसमें? आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी से कट कर उसकी अवहेलना करके तरक्की नहीं की जा सकती। तो सी ऑप्शन ठीक हो गया इसका, ठीक है, इसका सी ऑप्शन ठीक है। चलिए,
संस्थान के निर्णय और संचालन में आधारभूत भूमिका इनमें से किसकी है? उस गांव में रहने वाले सभी लोगों की। ठीक है, उस गांव में रहने वाले सभी लोगों की है। ये इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संस्थान के निर्णय और संचालन में आधारभूत भूमिका उस गांव में रहने वाले सभी लोगों से संबंधित होती है, न कि किसी एक व्यक्ति की। ठीक है, तो क्या उसका हो गया? इसका बी ऑप्शन ठीक है। आत्म उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? ये बताना। आत्म उपसर्ग किस शब्द में है नहीं है? ये देखिए, ये नहीं है। देखिए, आत्मसम्मान इसमें भी उपसर्ग है, आत्मीय इसमें भी है, आत्मनिर्भर इसमें भी है, लेकिन परमात्मा में नहीं है। तो क्या हो गया इसका? सी ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, लेखक के अनुसार तिलोनिया गांव में हमारे देश के आजकल के इतिहास का विषमकारी पन्ना लिखा जा रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है वहाँ एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है। क्या है? वहाँ एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है। ये देखिए, तिलोनिया गांव में हमारे देश के आजकल के इतिहास में विषमकारी पन्ना लिखा जा रहा है। इसका कारण यह है कि वहाँ स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है। तो क्या है इसका ए ऑप्शन ठीक है। शताब्दी समास का उदाहरण है। शताब्दी समास का उदाहरण है क्या? शताब्दी कौन से समास का उदाहरण है? यह है द्विगु समास का, क्योंकि 7 इसमें क्या है? 7 समूहों का। ठीक है, तो क्या हो गया इसका? ये हो गया द्विगु समास। देखिए, इसमें द्विगु समास है। जिस समास का प्रत्यय प्रथम पद संज्ञावाचक और अंतिम पद संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहा जाता है। ठीक है, और जैसे कि चतुर्दिक यानी कि 4 दिशाओं, त्रिफला 3 फलों का समाहार, या चतुर्युग 4 युगों का समाहार। तो इसका क्या हो गया? इसका ए ऑप्शन ठीक हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। गांधी जी को मान्यता नहीं देते। गांधी जी डैश डैश को मान्यता नहीं देते। किस चीज को मान्यता नहीं देते हैं? ये मान्यता नहीं देते, ये नहीं देते अकर्मण्यता को। ठीक है, देखिए, गांधी जी अकर्मण्यता को मान्यता नहीं देते। इसके अतिरिक्त वह सादापन, कर्मठता और आत्मनिर्भरता पर बल देते हैं। ठीक है, लेकिन क्या बी ऑप्शन ठीक है इसका। निम्नलिखित में से संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ये बताना है, निम्नलिखित में से संज्ञा का उदाहरण कौन सा नहीं है? ये नहीं है अनुशासित। ठीक है, सी ऑप्शन ठीक है इसका। अनुशासित संज्ञा का उदाहरण नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। उपयोगी शब्द का विलोम है। क्या है उपयोगी शब्द का विलोम? क्या है? ये है कि इसका विलोम है अनुपयोगी। उपयोगी का अनुपयोगी हो गया। ठीक है, अनुपयोगी हो गया। चलिए, उपयोगी का विलोम अनुपयोगी हो गया। ठीक है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये क्वेश्चन आपको ज़रा भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।